हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और साथ ही साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन भी देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस। आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर मुझसे आप कुछ लेना चाहते हैं तो मेरे दो उसूल को फॉलो करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, और साथ ही साथ ट्वाइस अ वीक लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करने की आदत डाल लीजिए बेटा, क्योंकि बिना लर्न किए, बिना रट के अच्छे परसेंटेज आप बोर्ड एग्जाम्स में नहीं ला सकते। ये कोई एक कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं है, यहाँ पे लिखने के मार्क्स हैं बेटा। आपको आता क्या है, आप समझ रहे हो, चैप्टर को समझ गए हम, वो तो आपको आता है, मगर एग्जाम शीट में जो लिख के आओगे कीवर्ड्स के साथ, रिएक्शन के साथ, तभी आपको मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस बात को ध्यान से रखिएगा। मैं आपको रटने को नहीं कह रहा हूं, समझ के तब रटने की लिख करके आप एग्जाम में आएंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे लेवल के आएंगे परसेंटेज में। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अपने खुद के नोट्स बनाइएगा ईमानदारी से बेटा, मैं विश्वास कर रहा हूं आप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, टाइप ऑफ एलिमेंट। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। हमारे पास कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो बेटा हमारे पास मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, तीसरा मेटलॉइड होता है। मेटल्स आपको पता होगा जो कंडक्टिंग करते हैं, और नॉन मेटल्स जो कंडक्टिंग नहीं करते हैं, और मेटलॉइड उनके बीच की प्रॉपर्टी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटलॉइड। क्लियर। थोड़ा सा आइए डिटेल में आपको बता देते हैं मेटल्स के बारे में। बेटा जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो अपने वैलेंस शेल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्लियर। तो हम कह सकते हैं, तो एलिमेंट जो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसी के हिसाब से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। अच्छा, इसका मतलब ये है, अगर कोई एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या लिखोगे आप, अटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, मेटल्स करता है। ये बात आपको पता ही होगी। अच्छा बेटा एक बात और बताइए, अब जिस भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो आयंस बन जाएगा। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायन और एक एनायन। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। तो ये बात याद रखिएगा क्या, कि मेटल्स फॉर्म कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी पहले भी, मैंने फिर बता दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नॉन मेटल की कहानी बेटा। अगर आप जाओगे नॉन मेटल पे, तो नॉन मेटल क्या करते हैं बच्चों, वो हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करते हैं। बोलिए पक्का। अच्छा, तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उस पे कैसा चार्ज आएगा भाई, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज ले लिए हो तो आपके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अटेन, बोलिए बच्चों, अटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या कहलाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। वो भी कौन सा आयन, एनायन, नेगेटिवली चार्ज वाला। क्लियर, एनायन। ठीक है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। और आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले को बोलते हैं अनायन। कैटायन कौन बनाता है, मेटल्स बनाता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायन कौन बनाता है, नॉन मेटल बनाता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए था। यहां पे हम आपसे लिख देते हैं, आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं बच्चा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन,
और जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं एनायन। कितना आसान है, बोलिए। क्लियर, पक्का? बोलिए, कैटायंस कौन बनाता है? मेटल बनाता है। एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है। क्लियर? और कैसे बनाते हैं? लॉस और गेन करके। अगर लॉस हो रहा है तो भैया कैटायन बन रहा है, इसका मतलब मेटल से बन रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या कह लो एक्सेप्टेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब एनायन बन रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर, पक्का? अच्छा, अब आपको पता होगा कैटायन बेटा, जैसे मेटल्स के कैटायंस क्या होते हैं, जैसे मेटल हमारा सोडियम है तो उसका सिंबल क्या होता है? Na होता है, तो उस पर चार्ज कितना होता है? +1। तो इसका देखिए एग्जांपल कैटायन हो गया +1 बेटा। इसी तरह Mg2+ आपने सुना होगा, ये भी हमारा क्या होता है? कैटायन होता है। एनायन की बात करें, आपने सुना होगा जैसे क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। देखिए इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, सल्फाइड S-2 होता है। ऑक्सीजन पे भी देखिए -2 चार्ज होता है। तो देखिए क्लोरीन पे -1, S-2, O-2 बेटा, ये सब क्या है? एनायन है। Na+1, Mg+2, ठीक है, ऐसे कई सारे हैं और भी हैं, तो ये सब क्या है? कैटायन है। क्लियर, पक्का? समझ गए, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज वो एनायन। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। क्या? अगर हम बात करें मेटलॉइड की, तो मेटलॉइड क्या होते हैं? ध्यान से लिखिए इनके बारे में। आइए, क्या लिखेंगे? एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जिनके पास मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, उनको हम मेटलॉइड बोलते हैं। क्लियर, पक्का? अच्छा, तो देखिए हम कह सकते हैं इसके बारे में क्या? एलिमेंट दैट हैव मेटल दैट हैव, एक सेकेंड, दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं को हम मेटलॉइड बोलते हैं। या ये कह सकते हैं मेटलॉइड्स आर द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मेटल्स कैसे कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स कैसे एनायन बनाते हैं, ये मन में आपके सवाल होगा। देखिए आपने सुना होगा, अगर हम बात करें मेटल की, ध्यान से देखिएगा। अगर मेटल का एग्जांपल लें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए एक तो हमारे पास क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी सोडियम मान लीजिए, हमारे पास Na है बेटा। अब ये Na कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है आपको पता होगा। कैसे करता है भाई? आपने सुना होगा Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, आपको पता है? पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। टोटल कितने भर गए? 2 + 8 कितने हो गए? 10 हो गए। क्लियर? एक बचा है तो वो थर्ड वाले शेल होगी जो, उसमें चला जाएगा, तो एक चला गया। अब देखिए आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। बोलिए। अच्छा, मगर यहाँ तो जो 1 दिख रहा है ये लफड़ा कर रहा है। देखिए अगर ये हट जाए तो ये लास्ट वाले में कितने बचेंगे? देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। अगर हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, बोलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? बोलिए 2,8 हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए हाँ या ना? पक्का पक्का। अच्छा, तो क्या होगा इसके लिए? हमारा जो सोडियम मेटल है, बोलिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, -1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया या कह लो डोनेट कर दिया, किसी और को दे दिया। पक्का? अच्छा, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? Na+1 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा या लॉस करेगा, निकाल के हटा देगा, उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 1+ चार्ज। अगर यहीं पे मैग्नीशियम होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो 2+ चार्ज होता। क्लियर? अच्छा, देखिए सोडियम की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी? 2,8,1 थी बेटा। अच्छा, बोलिए। अब देखिए Na+ की कितनी हो गई है? 2,8,1 था, अब 1 हट गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तभी तो +1 चार्ज आया, तो 2,8 हो गया। अब देखिए ये स्पीशीज क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी।
समझ रहे हैं? क्लियर? लास्ट में कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया है, या 9th क्लास में आपने शायद मुझसे ना पढ़ा हो तो बात अलग है, ठीक है। बाकी मैंने आपको फिर से बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट खोल दिए हैं। क्लियर? बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ गया? इसी तरह अगर हम लें एक एग्जाम्पल नॉन मेटल का, नॉन मेटल के एग्जाम्पल पहले देखिए क्या क्या दिए हैं यहाँ पे बच्चों। एक तो कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कई सारे हैं। चलिए इधर हम देखते हैं नॉन मेटल का एग्जाम्पल। एक नॉन मेटल, ये कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एनायन बनाता है। क्लियर? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे हमने देखा ना अभी, ये Na+ क्या बना है? ये हमारा कैटायन है। क्या ये? कैटायन है, ठीक है। इसी तरह एनायन बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखिए नॉन मेटल का। मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, क्या है? Cl है, ठीक है। अब आपको पता है नॉन मेटल क्या करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। बोलिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो आप कैसे बताओगे? बोलिए, इसको हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाते हैं। देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो आप कहोगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, फिर 8 भर सकते हैं। कितने हो गए? 10 हो गए। 7 बच रहे हैं, तो थर्ड वाले शेल में 7 भर देंगे। मगर दिक्कत क्या है? ये स्टेबल नहीं होगा। लास्ट वाले शेल में या तो 2 हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो भैया हम लास्ट वाले शेल में क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से ले आके दे दो इसको। बोलिए, यहाँ पे जो 7 दिख रहा है, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से ले आए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा टोटल। क्लियर? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लास्ट वाले शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, तो स्टेबल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस कर लेगा। अच्छा, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा? -1 चार्ज। मान लो कोई दूसरा नॉन मेटल होता, वो +2 इलेक्ट्रॉन करता, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती इसे, तो भाई वो उस पर नेगेटिव चार्ज कितना आता? -2 आता। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो -3 चार्ज आता। क्लियर? जैसे ऑक्सीजन के केस में देखोगे तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस करना होता है, तो उस पर -2 चार्ज होता है। क्लियर? ये सब मैंने आपको पहले ही बताया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्लोरीन का देखिए। क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना था? 17 था। तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 थी। अब देखिए चेंज होकर के क्या हो जाएगी? 2,8,8 हो जाएगी। अब देखिए लास्ट वाले शेल में कितने आ गए? 8 आ गए। तो देखिए फिर से ये स्टेबल हो गया। तो ये जो भी लॉस और गेन हो रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। कैटायंस और एनायंस क्यों बनते हैं? स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं, ठीक। बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए 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 बोलिए, आया? चलिए अब Cl- जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा एनायन है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनायन। एनायन कौन? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर? अब आपको ये भी पता होगा जब कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो कैटायंस और एनायंस मिल करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे आपको Na+ दिख रहा है और Cl-, दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? बोलिए, एक कंपाउंड बना लेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बोलिए, अगर हम यहां से कहें क्या हो जाएगा? हमारे पास Na+ है और एक Cl- है। आपको पता था कि भाई सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है, लॉस करना है, और भाई गरीब है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो भैया वो एक्सेप्ट कर लिया, उससे दोस्ती कर लिया। तो इनके बीच में देखिए बॉन्ड बन करके ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या? NaCl कंपाउंड, ठीक है। पक्का? तो देखिए NaCl स्टेबल हो गया। इसलिए कैटायंस और एनायंस बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए। आई होप ये आपको आ गया होगा। पक्का? चलिए भैया, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? पूरा समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए अब जिनके बेसिक्स भाई बिल्कुल ही वीक होंगे, जिनको एटॉमिक नंबर नहीं पता है क्या है ये 17 कहां से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा, तो भैया आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रिवाइंड करके रिपीट कर लीजिए, अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, अब आइए बच्चों पढ़ते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हमें ये पढ़ना है। पक्का? चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए, तो अब इधर हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो बड़ी खतरनाक चीज है, अभी आगे देखेंगे। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को देखना है साइड बाय साइड। सबसे पहला जर्नल अपीयरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम पूछें
बोलिए। तो हमारा जो मेटल होता है वो लस्ट्रस होता है, इसका मतलब होता है शाइन्स सरफेस व्हेन कैन बी पॉलिश्ड। मतलब क्या है भाई, जो मेटल के सरफेस होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, इसका मतलब इट शाइन्स व्हेन लाइट फॉल्स, जब उस पर लाइट गिरेगी बेटा तो वो शाइन करता है, और पॉलिश्ड होता है। सीधी सी बात है, हमने देखा भी होगा। क्लियर। अच्छा, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि डज नॉट शाइन। क्या? डल सरफेस होता है, कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश्ड भी नहीं कर सकते। मेटल के सरफेस को बढ़िया लगा करके रेगमाल और तेल लगा दो बढ़िया, उसके बाद वो पॉलिश हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ मैटर। मेटल्स कैसा होता है? मोस्टली सॉलिड होता है, एक्सेप्ट क्या, देखिए मरकरी हमारा एक्सेप्शन है मेटल का, वो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये हमारा एक्सेप्शन है। एक सेकेंड, एक्सेप्शन। क्लियर। मेटल्स का एक्सेप्शन है स्टेट ऑफ मैटर को लेके, क्योंकि मरकरी हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी जितने भी मेटल्स हैं लगभग सब के सब सॉलिड होते हैं। ठीक है। बात करें इधर नॉन मेटल की, तो वो कैसे होते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, तीनों गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर। हार्डनेस की बात करें मेटल की, तो देखिए मेटल्स हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और नॉन मेटल्स सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। सॉफ्ट यानी कि मुलायम होते हैं, और ब्रिटल मतलब भुसभुसे। भुसभुसे मतलब समझो ऐसे ऐसे चट से तोड़ोगे टूट जाएगा चट के, मगर मेटल्स को देखो ऐसे तोड़ोगे ना बेटा तो वो बेंड हो जाएगा, झटके में टूट नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का बोलिए। और जो ये मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मोड़ोगे तो क्या होगा भैया? ये मुड़ नहीं जाएंगे, टूट जाएंगे चट से। क्लियर। इसका मतलब ये है ब्रिटल का। हार्डनेस हो गया। मैलिबिलिटी देखिए, मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। मैलिबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट। क्या? कैन बी बीटन इनटू शीट, जिसको शीट में तब्दील किया जा सके, बनाया जा सके। तो मेटल्स को आप पीट के हथौड़ा मार मार के उसको मैलिबल कर सकते हो। क्लियर। तो दे आर मैलिबल, यानी कि वो शीट्स के फॉर्म में बन सकते हैं। क्लियर। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मैलिबल, उनको आप पीट के मैलिबल नहीं कर सकते। हाँ वो बात अलग है, प्लास्टिक की पतली शीट बना सकते हैं, मगर वो भैया गर्म करके आप गलाओगे उसको, फिर उसको दबा करके प्रेस कर दोगे तो वो बनेगा, मगर सोचो पीट के कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। चलिए डक्टिलिटी की बात करें। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो कौन डक्टाइल होते हैं? मेटल की नॉन मेटल? मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे नॉन डक्टाइल होते हैं। क्लियर। अच्छा, ओपेसिटी की बात करें। ओपेक इन स्टील, देखिए ओपेक इन थिन शीट, अगर आप मेटल्स की पतली से पतली शीट भी लोगे बेटा तो वो ओपेक होगी। ओपेक का मतलब जब लाइट पास करोगे उस शीट से तो पीछे की तरफ पास नहीं करेगी, शैडो बन जाएगी। ठीक है, उसके आप आर पार नहीं देख सकते। क्लियर। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ट्रांसपेरेंट इन थिन शीट, अगर उसकी आप पतली शीट लोगे नॉन मेटल्स की तो उसके आप आर पार देख सकते हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर। अच्छा, अगर बात करें कंडक्टिविटी की, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और लाइट के। इसी तरह लाइट के नहीं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी तरह बात करें एकॉस्टिक नेचर की, तो भाई साउंड कौन, एकॉस्टिक का मतलब है प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कोलिजन थ्रू अ रिंगिंग साउंड, मतलब जब आप किसी मेटल को बीट कर दोगे, मान लो हिलाओगे डुलाओगे गिर जाए, तो देखिए वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है? दे आर सोनरस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये यार सोनरस, इसका कीवर्ड है, लिख लीजिए, बोर्ड में ऐसे भी पूछ सकता है, आपको यही लिखना पड़ेगा। मेटल्स आर सोनरस, इसका मतलब प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बीटन, जब उसको बीटोगे, बोलो अरे उसको वाइब्रेट करोगे तो क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? इसी तरह नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड अपॉन कोलिजन, जब आप उस पर कोई चीज कोलाइड करोगे या मारोगे तो उसका मतलब क्या है? वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका मतलब दे आर नॉन सोनरस। तो ये कैसे होते हैं? नॉन
बोलिए बच्चों। अब इधर आइए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर दोगे तब जाके कहीं मेल्ट करेंगे, और जो तुम्हारा नॉन मेटल्स होता है वो लो टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर जाते हैं। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। क्लियर। बोलिए बच्चों, आगे बढ़ें, पक्का। अच्छा, अब इधर आइए, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब आया तगड़ा टॉपिक। अब यहां से पेन कॉपी बेटा नहीं बना रहे हो नोट्स तो तुम जो बर्बाद हो रहे हो, सिर्फ स्क्रीनशॉट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। खुद से लिखो, ठीक है। आइए, अब बहुत मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, हेडिंग लगा लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है मेटल्स की, फिर पढ़ेंगे ऐसे ही नॉन मेटल्स की। क्लियर। चलिए, अगर यहां बात करें सबसे पहली प्रॉपर्टी की, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल की रिएक्शन एयर के साथ तो क्या होता है, मेटल्स कंबाइन विथ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, और एक बात याद रखना बच्चों कि जो मेटल ऑक्साइड बनती है वो बेसिक इन नेचर होगी। क्या, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और यही मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर भी होती है। क्लियर। अभी आपको आगे पता चलेगा, पहले आप जो जो कहते जा रहे हैं उसको सुनते जाइए और मन में बनाते जाइए जीगा, ठीक है। एक सेकेंड, बोलिए। अब इधर देखिए, हाँ एक एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल कह रहा है क्वेश्चन में से क्या, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, और उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑक्साइड। अच्छा, ठीक है। देखिए यहां पे हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर है और उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करा दी, तो क्या बनेगा, 2Cu बनेगा। बोलिए Cu प्लस O2 क्या हो जाएगा, CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है बेटा, नोट करिएगा, ये क्या होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, इसको हम लोग ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है। क्लियर, इसलिए ब्लैक ऑक्साइड ही बोलते हैं। पक्का समझ गए। बोलिए। अच्छा, ये रिएक्शन बेटा तभी होगी, नोट करिए, जब हमने इस पे हीट एनर्जी दी होगी। देखिए इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हीट, हमने हीट एनर्जी भी दी है। ऐसे रिएक्शन नहीं करता कॉपर, क्योंकि कॉपर बहुत ही लेस रिएक्टिव है, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये बहुत नीचे आता है। क्लियर। तो बेटा मेटल्स की रिएक्शन के लिए आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। आई होप आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी है बेटा तो हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, पहले मैंने पढ़ा दी थी। चलिए अभी लिख देते हैं, उससे पहले एक और रिएक्शन देखिए, एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन देखिए, Al प्लस O2। देखिए एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। किसका मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का। तो Al2O3 ये हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगी, Al2O3। क्लियर। अच्छा, और इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बोलिए बच्चों, हीट करना पड़ेगा। बोलिए, हीट करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस बने रहिए। अब देखिए, अब जरा हम पहले मेटल एक्टिविटी सीरीज लिख देते हैं बच्चों। अगर हम मेटल एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, आपने देखा होगा, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले देखिए बीच में हमारे पास हाइड्रोजन होता है। अगर हम हाइड्रोजन को बेस मान लें, ठीक है, तो हाइड्रोजन को बेस मानते हुए आपने देखा था मेटल एक्टिविटी सीरीज में। बोलिए, मेटल हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन होता था, याद है कि नहीं याद है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन होता था, एक तो लेड होता था, Pb होता था, फिर इससे ऊपर कौन होता था, आयरन होता था। बोलिए, इससे ऊपर कौन होता था, जिंक होता था। इससे भी ऊपर कौन होता था, बोलिए याद करते जाइए, एल्यूमिनियम होता था। इससे ऊपर कौन होता था, मैग्नीशियम होता था। इससे भी ऊपर कैल्शियम होता था। इससे भी ऊपर सोडियम होता था। इससे भी ऊपर पोटेशियम होता था। अच्छा, एक बात जान लीजिए कि जो ऊपर के मेटल्स दिख रहे हैं, जैसे सोडियम, अगर मैं बात करूं ऊपर की, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे जैसे बच्चा आप नीचे आओगे, बोलिए जैसे जैसे आप बच्चा नीचे आओगे, क्या नीचे आओगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। बोलिए,
रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो ऊपर होगा, जैसे पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, ये सब ज़्यादा कैसे हैं? रिएक्टिव हैं। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, फिर उससे भी कम कैल्शियम, उससे भी कम मैग्नीशियम, उससे भी कम एल्यूमिनियम, उससे भी कम जिंक, इसी तरह। और जो अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के नीचे की बात करें तो उससे रिएक्टिव कौन, उससे भी कम कौन होता है बेटा? सबसे कम देखिए कॉपर। और उससे भी कम कौन होता है? बोलिए Hg होता है। मरकरी, उससे भी कम सिल्वर Ag, उससे भी कम Au। क्लियर हुई बात कि नहीं? नीचे जाने पे रिएक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज करती है, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर आप देखोगे ध्यान से, क्या जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं, ठीक है, बोलिए हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं, या आप उसको भी ले लो, चाहे तो कॉपर को भी ले लो। एक सेकंड, पूरा ये अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो मेटल्स आपको दिख रहे हैं, बोलिए ये मेटल्स रिएक्ट एक सेकंड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद ये हमको क्या दे देते हैं? मेटल ऑक्साइड दे देते हैं। क्या देते हैं? फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? ये हमारे जो मेटल्स दिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये सारे मेटल्स हमको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या देते हैं? ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ अदर मेटल्स की, जैसे यहां पे आप देख पा रहोगे कौन, जैसे Hg, Ag, Au। Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड। ये तीनों मेटल्स हमारे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या? डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते तो ऑक्साइड ही नहीं बनाएंगे। दे डू नॉट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम इस टेबल के नीचे जा रहे हैं तो हमारी मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। देखिए, अगर हम बात करें पोटेशियम की, के, तो बेटा ये बहुत ही रिएक्टिव होगा क्योंकि सबसे टॉप पे बैठा है। इसकी मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोजीशन है, वैल्यू है। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम। तो अगर हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या इसको हीट की जरूरत पड़ेगी? खुद सोचो, बहुत ही रिएक्टिव है। इतना रिएक्टिव है कि आपने इसको अगर ओपन एयर में रख दिया तुरंत कैचेज फायर। तो क्या बन जाएगा यहां पे? K2O मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर हम देखें सोडियम को भी ले सकते हैं, सोडियम के साथ भी वही है। सोडियम भी बेटा बहुत ही रिएक्टिव है, जस्ट उसके नीचे ही तो है पोटेशियम के, तो ये भी बहुत रिएक्टिव है। जैसे ही अगर आप ऑक्सीजन में रखोगे, देखिए सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा। क्लियर? कि सोडियम ऑक्साइड लिख लीजिएगा, ऊपर बना था पहले रिएक्शन में बना था पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इस बार बना Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होंगी क्योंकि ये दो मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। एयर में खोल के रख दिए, ओपन एयर में, तो ये बेटा तुरंत कैच कर लेते हैं फायर क्योंकि ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर जाएं एयर में। क्लियर? अभी ये आगे पढ़ेंगे। इतने रिएक्टिव होते हैं, इसलिए देखिए ये पहले से इतने रिएक्टिव है तो इनको क्या हीट की जरूरत होगी? बोलिए, अगर मैं पूछूं कि इनको भाई हीट देनी पड़ेगी, बोलिए भाई नहीं देनी पड़ेगी, हीट नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए क्रॉस कर दिया मैंने क्योंकि भैया ये खुद ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देंगे, इतने खतरनाक हैं। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों किसकी, अगर हम नीचे वाले मेटल्स की बात करें, जैसे आपको दिख रहा होगा जिंक और लेड की। चलिए दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जिंक की ब्लू पेन ले लेते हैं। जिंक की बात करें तो बच्चों उसके साथ देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा?
ZnO बनेगा। इनकी भी रिएक्टिविटी बेटा अच्छी खासी होती है। जैसे ही आप ऑक्सीजन में रखोगे तुरंत नहीं बना देंगे मेटल ऑक्साइड, समय लगेगा, एक दो महीना, 2-3 महीना, जैसे जैसे धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। मगर सोडियम पोटेशियम तुरंत रखेगी नहीं, तुरंत कैचेस फायर, तुरंत। समझ गए? क्योंकि भाई जिंक रिएक्टिव है बट इतना रिएक्टिव नहीं है सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में, उनसे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड तो बनेगा पक्का, हीट की भी जरूरत नहीं है मगर समय लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए? अच्छा, इसी तरह हमारा लेड की भी बात है। लेड, बोलिए, लेड की बात करें तो Pb+O2 क्या बनेगा? PbO बनेगा। क्या बनेगा? PbO बनेगा। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर हम बच्चों, जैसे आपको ऊपर रिएक्शन में लिखा है ना, देखिए किसकी दी है? कॉपर की दी है ना। कॉपर की बात करें तो कॉपर बच्चों देखिए एल्युमिनियम के लिए हीट जरूरत नहीं पड़ती, हमने रिएक्शन में लिख दिया था ना। देखिए एल्युमिनियम वाली जो रिएक्शन है बेटा, इसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मगर कॉपर की बात करें, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है। देखिए नीचे आ रहा है डेटा। बोलिए बोलिए, मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा मगर हीट देनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पर अगर हम बात करें कॉपर की, देखिए प्लस ऑक्सीजन, तो देखिए मेटल ऑक्साइड CuO तो बनाएगा मगर इसके लिए हीट हमको देनी पड़ेगी, हीट हमको देनी पड़ेगी। क्लियर? पक्का समझ गए? बोलिए, क्योंकि भाई ये मेटल एक्टिविटी सीरीज में देखिए कहां पे है कॉपर, बहुत नीचे है। बोलिए, समझ गए? पक्का? आगे बढ़े, चलिए। कुछ छूटा तो नहीं? एक एक चीज मैंने कवर कर दी। हाँ, एक बात याद रखना, जो यहां पे रिएक्शन लिखी है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा हूं? मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? ओवरऑल मेटल ऑक्साइड देगा। वो भी वो देखिए मरकरी और सिल्वर और गोल्ड को Hg Ag Au ये बहुत ही नीचे हैं, ये इनको छोड़ के सारे मेटल्स ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, मगर अब उनकी रिएक्टिविटी उनके मेटल एक्टिविटी सीरीज में डिपेंड करेगी, कौन कितनी जल्दी बना लेगा। ठीक है, तो जब जो सबसे टॉप पे बैठा है वो जल्दी रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेगा। अब कॉपर है, वो खुद से जल्दी क्या करेगा? ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो उसके लिए हमें अलग से हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। मगर नोट करने वाली बात क्या है? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ये मेटल्स। पक्का? अच्छा, तो बेटा यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड बनता है, एक बात याद रखना, वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करा दोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, इसलिए कह रहा हूं ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ये बात? तो क्यों होते हैं बेसिक इन नेचर? मैं आपको फिर से ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी का। देखिए बेसिक नेचर के होते हैं, कैसे मैं प्रूफ करूं? चलो हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे Na2O, हमने एक मेटल क्या ले लिया? मेटल ऑक्साइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी एसिड से, मान लो HCl से, तो क्या मिलेगा? खुद सोचिए, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। यहां पे 2 बैलेंस करने के लिए लगा लीजिए H के पास, HCl के पास। ठीक है, देखिए सॉल्ट मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है। क्लियर? देखिए HCl क्या है? एसिड है। देखिए हमें नहीं पता Na2O बेसिक होगा, मान लेते, चलो आपको नहीं पता, मगर खुद सोचो, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट करने पे सॉल्ट प्लस वाटर देगा, इसका मतलब क्या है? वो खुद बेस होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है? ये हमारा Na2O बेस होगा, या कह लो बेसिक नेचर का होगा। पक्का समझ गया कि नहीं समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। क्लियर? जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होंगे, आगे आप देखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आइए पढ़ते हैं कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है? ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। हाँ, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया सारे मेटल्स ऑक्सीजन से सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? जो ज्यादा टॉप पे बैठा होगा। बोलिए, और नीचे आने पे मेटल एक्टिविटी सीरीज के आपने देखा था रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ही नहीं, किसी भी रिएक्शन में देखोगे आप। पक्का? चलिए, इसी तरह डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
क्लियर, बोलिए पक्का क्लियर। चलिए अच्छा आगे बढ़ें। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पे कुछ याद करने वाले टॉपिक्स आ गए। देखिए मेटल सच एज पोटेशियम यानी कि के एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली दैट दे कैचेस फायर इफ दे केप्ट इन ओपन। अगर सोडियम पोटेशियम को ओपन में रख दिए एयर में तो क्या होगा, वो कैच कर लेंगे फायर को। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन। उनको हम कैरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ कैच ना कर ले फायर को। क्लियर, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, पक्का। अच्छा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड जिंक। मैग्नीशियम Mg और एल्यूमिनियम यानी कि Al और जिंक यानी कि Zn, ये तीनों मेटल्स, और एक और है, सॉरी भूल गया मैं, नीचे लिखा है लेड। ये चारों मेटल्स हमारे बोलिए ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या कर लेते हैं, बोलिए सरफेस आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। वो ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। फिर समझिएगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हमें टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये मेटल्स जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक हैं और लेड हैं, हाँ मानते हैं इतने रिएक्टिव नहीं हैं, मगर रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ ना कुछ ऊपर तो हैं, तो इनके लिए टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे धीरे धीरे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से और उनके ऊपर लेयर बनती जाएगी मेटल ऑक्साइड की। खुद सोचिए मैंने आपको बता रहा हूं क्या, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है। इस मेटल के सरफेस पे क्या होगा बच्चों, बोलिए, इस मेटल के सरफेस पे ऐसे ऐसे मेटल ऑक्साइड बनने लगेगी, डॉट डॉट जो दिखा रहा हूं मैं, इसके सरफेस पे मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, थिन लेयर की मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी लंबे समय में धीरे धीरे। क्लियर, पक्का। अच्छा द प्रोटेक्ट, देखिए द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब सोचोगे आप, देखिए एक बात सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसलिए ब्लू कलर से लिखता हूं। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। देखिए जितना ऑक्सीडेशन होना था, मेटल का खराब होना था, जितना उसमें रस्ट लगना था, ऑक्सीडेशन होना था, क्लियर, वो हो चुका है एयर के कंपैक्ट में आने से, ठीक, वो हो जाएगा तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑक्साइड लेयर, बोलिए, मगर वो ऑक्साइड लेयर आगे जो फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो उससे प्रिवेंट करेगी। क्लियर, कि भाई आगे कहीं और ऐसा ना हो मेटल का सरफेस और कोरोड होते होते, कोरोजन होते होते ऑक्सीजन के साथ सड़ता ना जाए, खराब ना होता जाए, इसलिए वो ऑक्साइड लेयर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को रोकेगी। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल का मतलब यह है कि फर्दर मेटल की और ऑक्सीजन की रिएक्शन को रोकेगी। क्लियर, क्योंकि एक लेयर बन गई है, अब ऑक्सीजन उस लेयर को तो अंदर जा ही नहीं पाएगी, मेटल के सरफेस के जो अंदर होंगे फिर वो मेटल ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। क्लियर, पक्का समझ गए होंगे। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, आयरन यानी कि Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। भाई वो मेरी बात समझो, अगर हम बात करें आयरन की तो उसकी मेटल एक्टिविटी सीरीज देखिए पहले तो। आयरन देखिए, जिंक और देखिए यहां पे लिखा ना, एक सेकेंड, आयरन हमारा ये है, देखिए जिंक और एल्युमिनियम के भी नीचे आ रहा है, मैग्नीशियम के भी नीचे आ रहा है, बहुत नीचे। इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या लिखा है इनके बारे में, देखिए आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जब उसको हीट करोगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए तो वो बर्न नहीं करेगा। बट आयरन फिलिंग, क्या लिखा है, बट आयरन फिलिंग बर्न्स विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। सीधी सी बात है भाई, खुद सोचो, अगर आप लोहे का लट्ठा, इतना मोटा सा लट्ठा, मान लो कोई टुकड़ा है लोहे का, वो डायरेक्ट आप आग में फेंक दो, बोलिए बोलिए, जहाँ पे आग लगी है बेटा उसमें आप डायरेक्ट लोहे का टुकड़ा डाल दो बड़ा सा, तो वो क्या जलने लगेगा, कैच फायर कर लेगा। हाँ गर्म हो जाएगा, वो बात अलग है, रेड हो जाएगा, मगर खुद कैच कर लेगा फायर को, नहीं कर लेगा, खुद जलने लगेगा नहीं।
मगर अगर आप उस आयरन के टुकड़े को छील छील के उसके आयरन फिलिंग्स बना लोगे, आयरन के ग्रैन्यूल्स बना लोगे, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर उस आग में फेंकोगे, फायर में फेंकोगे, तो बेटा जलने लगेगा। क्लियर? और विगरसली जलने लगेगा। ठीक है, समझ गए आप? क्लियर? इस लाइन का मतलब यह था। अगर बात करें कॉपर की, कॉपर डज नॉट बर्न, वो भी बेटा बर्न नहीं करता। अगर आप उसको आग में फेंकोगे तो बर्न नहीं करेगा। बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 की ऑक्साइड बन जाती है। अच्छा, कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब समझ रहे हो भाई? कॉपर वो जिसकी वैलेंसी 2 थी। नहीं समझे? आओ भैया समझा दें एक चीज। कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब क्या है? जैसे कॉपर में जो चार्ज होता है वो या तो +2 होता है, या तो आपने देखा होगा इसकी वेरिएबल वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। तो कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। तो यहाँ पे कॉपर 2 लिखा है, इसलिए हम समझ जाएंगे कॉपर 2+ वाला। क्लियर? और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बोलिए। ऑक्सीजन होता है -1 चार्ज, तो देखिए इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बनेगा? देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं CuO को। क्लियर? और इस CuO में कॉपर की वैलेंसी कौन सी होगी? 2+, क्योंकि लिखा है फॉर्मूले में ही कॉपर 2। क्लियर? बोलिए, समझ गए होगे? हाँ, कहने का मतलब यह है कि जब कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो बेटा नॉर्मली नहीं होगी, उसके लिए हमें हीट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? बोलिए, क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे क्या होगा हीट करने के बाद? मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये तो मैंने आपको भी बताया था, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक लेयर आ जाएगी उस सरफेस के ऊपर कॉपर के। ठीक है, बोलिए, समझ गए? अब इधर आइए, अगर हम बात करें सिल्वर, गोल्ड और Au की, सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, एक चाहो तो आप यहाँ पे ये भी लिख लो। क्या? एक और एग्जांपल था Hg, मैंने आपको बताया था मरकरी। क्या क्या ये भी लिख लो। डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ये भी रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे। क्लियर? बोलिए, समझ गए? कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आगे बढ़ें, चलिए। अब आइए बच्चों, पढ़ते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, हेडिंग लगाइए पहले तो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, आइए देखते हैं। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करने के बाद एसिड नहीं, द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड, वो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे तो अब भी सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, और वही मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। अरे बाप रे बाप! मेटल ऑक्साइड अभी आपने ऊपर देखा था कि भाई हमारे पास कैसे होते थे, बेसिक नेचर के होते थे। एसिड से रिएक्ट करने पे वो मेटल ऑक्साइड कैसा बिहेव करते थे? बेस की तरह, तब जाके सॉल्ट प्लस वाटर मिलता था। हाँ या ना? मगर ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करें, बेस से भी रिएक्ट करें और दोनों से सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, तो इस टाइप के मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? बोलिए हाँ या ना। क्या ये फील आया कि नहीं आया? तो अभी आ जाएगा, ध्यान से देखिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सबसे पहली रिएक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको दिख रही होगी, Al2O3 प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2O। अच्छा, अगर आप इसमें देखो 6HCl, ये भाई HCl क्या है? एसिड है कि नहीं है? बोलिए, HCl क्या हमारा? एसिड है। हाँ भाई, एसिड है तो लिख दिया। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अगर बात करें Al2O3 की, क्या बात करें बच्चों? Al2O3 की, तो Al2O3 क्या है? बोलिए, रिएक्शन में देखिए मिल क्या रहा है? एक तो हमको AlCl3 मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है, यानी कि क्या मिल रहा है? बोलिए, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। ये क्या हमारा? सॉल्ट है और वाटर भी मिल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें Al2O3, जो हमने रिएक्टेंट लिया है, मेटल ऑक्साइड ली है, ये क्या है? आप खुद सोचो भाई, सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है
तो एक कोई हमारे पास अननोन सब्सटेंस है, मान लो Al2O3, एसिड से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये Al2O3 इस समय तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जरा नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए। उसमें हमारे पास बेस है NaOH। क्या है बेस? NaOH है हमारा बेस, NaOH है बच्चा। हमें क्या मिल रहा है, बोलिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? NaAlO2 और H2O सॉल्ट मिल रहा है। देखिए NaAlO2 सॉल्ट मिल रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या इसका नाम है? NaAlO2 का नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, लिख लीजिएगा। ये क्या है बच्चों? एक सॉल्ट है, और इधर क्या मिल रहा है? साथ में वाटर भी मिल रहा है। अच्छा, यहां पे भी सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इस बार हमने बेस लिया है, और देखिए ध्यान से, जो Al2O3 है इस बार किसकी तरह बिहेव कर रहा है? भाई बेस से रिएक्शन करने पे भी ये सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। इसका मतलब ये इस बार एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अरे बाप रे बाप, जा आया कि नहीं आया क्या? अगर आप पहले वाले रिएक्शन में देखोगे, जब HCl से रिएक्शन कराई एसिड से, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। Al2O3 सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, AlCl3 प्लस H2O सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह अगर आप देखो सेकेंड रिएक्शन में हमने बेस क्या लिया है? NaOH, ठीक है, और Al2O3 को रिएक्शन कराई है बेस के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर तब भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इस बार ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करे, बेस के साथ भी रिएक्शन करे, और सॉल्ट प्लस वाटर दोनों में दे, तो इस टाइप के मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे लल्ला? एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, बोलिए। चलिए लिखिए यहां पे क्या लिखना है, 1 मिनट, इसके हम आपको एग्जांपल बता दें। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए, बस बने रहिए। चलिए पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या बच्चों? दीज ऑक्साइड, देखिए लिखिए इनके बारे में। These oxide behave as acid when they react with base। जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं बच्चों, तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं बच्चों, क्या क्या? दीज ऑक्साइड बिहेव एज बेस। ये बिहेव कर रहे हैं बेस की तरह भी, कब? व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड। जब वो एसिड से रिएक्ट करोगे, जब इनको आप एसिड से रिएक्ट करोगे, तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, और क्या देंगे? टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। बोलिए पक्का? पहले इसको कॉपी करिए, अच्छे से नोट करके लिखिए और याद करने की कोशिश करिए बच्चों। एक चीज और बतानी है आपको, मैं बता देता हूं ढूंढ के। एक सेकेंड, इसके एग्जांपल और देख लीजिए। एल्युमिनियम होता है एक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल। एक तो हमारा होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए। एम्फोटेरिक के एग्जांपल लिखिए। एक तो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड? Al2O3। और एक और होता है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको देख करके। हाँ, एक होता है जिंक ऑक्साइड।
कौन होता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है, ZnO, ठीक है, पक्का। बोलिए, एक और होता है PbO, लेड ऑक्साइड, क्लियर। ठीक, तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो Al2O3 जिंक सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक तो ZnO जिंक ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड। ये तीनों के तीनों क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। इनको एसिड से रिएक्ट कराओगे तो भी रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। इसी तरह बेस से कराओगे तो भी ये सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, क्लियर। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया, Al2O3 और ZnO और PbO। अगर मैं आपसे पूछूं एम्फोटेरिक मेटल कौन होंगे, अरे भाई इनमें जो मेटल हैं लिख दो बस नाम, ये भी याद रखना। एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल कौन होंगे, अरे भाई यही ऑक्साइड में जो नाम दिख रहे हैं उसमें से बस मेटल लिख दो, कौन होंगे। जैसे एल्यूमिनियम है और जिंक है और Pb है, ठीक है, क्लियर। तो जो भी आपके एम्फोटेरिक मेटल हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और Pb, ये पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे Al रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ZnO बनेगा। इसी तरह Pb रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो PbO बनेगा। फिर इनके जो ऑक्साइड होंगे उनको आप एसिड से रिएक्ट कराओ या सॉल्ट से रिएक्ट कराओ, दोनों से रिएक्ट करने पे सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। आई होप आपने ये बात समझ ली होगी ईमानदारी से, पक्का। बोलिए बच्चों, समझ के आगे बढ़े। चलिए, लिख लिया हमने सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स लिख लिए, एकदम स्पेशल आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर से रिएक्ट करने पे मेटल की रिएक्शन क्या होगी, आइए ध्यान से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप यहां पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। चलिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, वाटर से रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा भाई, बेस होगा, खत्म बात। जैसे आपने वहां पे देखा था मेटल ऑक्साइड मिला था ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे मेटल की, तो मेटल ऑक्साइड मिला था, वो भी क्या था, बेस था। इसी तरह यहां पे हमको क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या होगा, बेस होगा। यानी कि वाटर से रिएक्शन करने पे हमारे जो मेटल्स की रिएक्शन वाटर से करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, बेस मिलेगा, क्लियर, पक्का। और मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो भी बेस मिलेगा, बट वो बेस कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड का होगा। और यहां पे वाटर से रिएक्ट करने पे मेटल हाइड्रोक्साइड का होगा। क्या ये फील आया कि नहीं, चाहे मेटल ऑक्साइड हो चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड हो, दोनों के दोनों बेस होते हैं। बेस के दो फॉर्म, मेटल की ऑक्साइड और मेटल की हाइड्रोक्साइड, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस हैं, क्लियर। बस एक मेटल की ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना है, दूसरा मेटल की वाटर की रिएक्शन से बना है, क्लियर। दोनों के दोनों बेस हैं। थोड़ा सा पानी पी लें भाई, गला सूख रहा है बच्चों, प्लीज। चलिए, चलिए पेन कहाँ गया, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहां पे मेटल प्लस वाटर क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा, प्लस हाइड्रोजन, मेटल क्या देगा, एक सेकंड, मेटल प्लस वाटर, हाँ मेटल ऑक्साइड देगा, ये तो आपने देखा है, और हाइड्रोजन भी देगा, ये भी आपने ऊपर देख लिया है। बोलिए, अरे ऊपर देखा नहीं था अभी, देखिए ये रिएक्शन, यहां पे क्या हमारे पास, एक सेकंड, हाइड्रोजन यहां नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए अगर आप मेटल की रिएक्शन करा रहे हो H2O से, वाटर से, तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्लियर। तो बच्चों एक बात याद रखना, क्या यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, H2 गैस। अगर आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हो वाटर से, तो क्या मिलेगा, सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लियर। बोलिए हाँ या ना, पक्का, बोलिए बोलिए बोलिए, बढ़े आगे बच्चों। चलिए इधर देखिए, बढ़े भैया बढ़े, देखिए क्या लिखा है, मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली
violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is violent and exothermic. The evolved hydrogen gas immediately catches fire. अरे बाप रे बाप, इसका मतलब क्या है कि भाई देखिए, अगर हमें सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल की रिएक्शन करानी पड़ेगी तो भाई उनको नॉर्मल वाटर से रिएक्शन कराओगे तो भैया तुरंत वो कैच कर लेंगे फायर को, ठीक है। और रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होगी, वायलेंट होगी। क्या होगी? वायलेंट रिएक्शन होगी। क्लियर? अगर नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कराते हो और गर्म से करा दी तो समझो तबाही हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराना पड़ता है, ठीक है, ये कहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम वाटर लेंगे सोडियम और पोटेशियम के लिए कोल्ड वाटर लेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी मेटल एक्टिविटी सीरीज में टॉप पोजीशन है। इसका मतलब बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए भाई रिएक्शन पहले से इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होगी, इसलिए हमने कोल्ड वाटर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम यानी कि 2K प्लस 2H2, बोलिए 2H2O वाटर लिया है, मेटल प्लस वाटर क्या दे रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, प्लस हमको यहां पे क्या मिल रहा है बच्चों? देखिए H2 गैस भी मिल रही है, प्लस हीट एनर्जी भी मिल रही है। बोलिए, तो मेटल की रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, या कह लो बेस मिलेगा। बात वही तो, NaOH क्या है? बेस ही तो है। सॉरी, KOH क्या है? बेस ही तो है। उसकी रिएक्शन में आपने देखा बेस बन रहा है प्लस H2 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। साथ में रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक है, देखिए हीट एनर्जी निकल रही है। क्लियर? अगर पूछूं मैं आपसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और H2 गैस फॉर्म, ये हमारी क्या है बच्चों? ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो याद रखना इस रिएक्शन की, पक्का, ठीक है। बोलिए, कोई दुख कोई दर्द? बेटा एक चीज लगता है ऊपर गलत लिखी है, क्या? देखिएगा जो ऊपर लिखा है मेटल ऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। मेटल प्लस वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनेगा यानी कि हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और प्लस हीट एनर्जी भी निकलेगी। समझ गए? आगे बढ़ो। इसी तरह देखिए बेटा सेम सेकंड रिएक्शन भी यही है, 2Na प्लस 2H2O मेटल की रिएक्शन कराई वाटर से, क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस H2 गैस बनेगी और हीट एनर्जी भी बनेगी। क्लियर हुई बात बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब देखिए हमने तो देख लिया सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन बहुत ही हाईली विग्रस थी, क्योंकि भाई ये जो मेटल्स हैं बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हमने कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराई है। ये क्वेश्चन आता है, किसकी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करानी है, किसकी हॉट वाटर से रिएक्शन करानी है, किसकी स्टीम से रिएक्शन करानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। लेस वायलेंट मतलब ज़्यादा तबाही नहीं होगी। क्लियर? द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, तो पहले आपने देखा ऊपर वाले रिएक्शन में कि भाई वाटर से रिएक्शन करा रहे थे सोडियम पोटेशियम की, तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या था, वायलेंट रिएक्शन थी। तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही थी ऊपर वो जल जा रही थी, कैचेस फायर कर ले रही थी, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती थी। बोलिए हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कैल्शियम और हमारे पास वाटर है H2O, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस मिल रही है। बोलिए, जहाँ जहाँ H2 गैस लिखी है बेटा ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे हीट एनर्जी देखिए नहीं मिलेगी। क्लियर? पक्का? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। और यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम को हमने किससे रिएक्शन कराई है, कैल्शियम की रिएक्शन हमने किससे कराई है, बोलिए नॉर्मल वाटर से कराई है, कोई ना हॉट ना कोल्ड। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ठीक, अच्छा फिर क्या कह रहा है, देखिए कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। होता क्या इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद लिखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन आएगा यहाँ से क्या, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। बेटा जो मेटल कैल्शियम है ये फ्लोट करने लगता है, सिर्फ एक यही है, जब वाटर की रिएक्शन कराओगे तो फ्लोट करने लगता है बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे क्या करते हैं, गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, वो मेटल के सरफेस पे, कैल्शियम के सरफेस पे वो बबल्स चिपक जाएंगे। और आपको पता है हाइड्रोजन जो बबल होंगे, हाइड्रोजन गैस भरी है उसके अंदर, तो बेटा आपको पता है उनकी डेंसिटी लेस देन एयर होती है, तो वो क्या करते हैं, राइज अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। तो उड़ने के लिए ऊपर ले जाएंगे कैल्शियम को, समझ रहे हो, ये नहीं कि कैल्शियम उड़ के ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, क्लियर, क्योंकि बबल्स उठा के लिफ्ट कर देगा हाइड्रोजन का। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा अब देखिए, आइए देखते हैं मैग्नीशियम का कहानी क्या है। देखिए क्या कह रहा है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। भाई सीधी सी बात है, मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, पहली बात। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। मेटल एक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आ गया, कैल्शियम से भी नीचे है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हीट नहीं देंगे, क्या करेंगे, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, उसके लिए हमें हॉट वाटर से रिएक्शन करानी पड़ेगी टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है मेटल से, वाटर की रिएक्शन कराने से, मेटल की रिएक्शन यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर से करानी है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो उसके लिए आपको वाटर क्या लेना पड़ेगा, हॉट वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी मेटल, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इट स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड स्टिकिंग टू द सरफेस। हाँ ये भी बात है भाई, यहाँ पे भी क्या होगा, बबल्स बनने लगेंगे। सॉरी एक गलती से मैंने बोल दिया था, सिर्फ कैल्शियम में होगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी जो मेटल्स हैं देखिए, आयरन नहीं, मैग्नीशियम के जो सरफेस होगा उससे हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्लियर, वो भी फ्लोट करने लगेगा। तो कौन कौन से अभी आपने देखा फ्लोट करने लगेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। ये वे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, हॉट वाटर से रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर, हॉट वाटर और ये, ठीक है, दोनों तरफ से पक्का। ऊपर रिएक्शन लिखिए, देख लीजिए, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, Mg+H2O क्या मिल रहा है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिल रही है हाइड्रोजन की। बोलिए आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा अब इधर देखिए, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जैसे मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ना मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अच्छा समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इधर आइए, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे किसकी, सोडियम नहीं, किसकी, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की, तो पहली बात तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। बोलिए, ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। और इनको अगर आपको रिएक्शन करानी है वाटर से, तो उसके लिए हमें वाटर का स्टीम वाला फॉर्म लेना पड़ेगा, वाटर का स्टीम फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है, वाटर का स्टीम फॉर्म लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है हॉट वाटर से भी ज़्यादा गर्म कौन होगा, स्टीम होगा, उसकी टेम्परेचर और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भाई बहुत ही लेस रिएक्टिव है। कौन, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक। तो इनकी रिएक्शन कराने के लिए आपको वाटर का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो ज़्यादा गर्म हो, स्टीम, ठीक है। बोलिए बच्चों। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। नोट करने वाली बात क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पक्का। तो देखिए यहां पे हमने एल्यूमिनियम लिया, वाटर से रिएक्शन कराई, वो भी कौन सा वाटर, स्टीम। यहां पे लिख लीजिए ऊपर, रिएक्शन में आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में करके बेटा, कोल्ड वाटर कहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा हॉट वाटर यूज हुआ है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी ब्रैकेट में करके रिएक्शन के साथ, वरना मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर बच्चों, पक्का समझ गए। तो देखिए क्या मिलेगा, Al2O3। इस बार हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां तो AlOH होल थ्राइस बनना चाहिए था, AlOH होल थ्राइस, मेटल हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए था, नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा,
Al2O3 बनेगा। क्या? Al2O3 बनेगा। क्लियर? पक्का? अच्छा, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो बननी ही है। बोलिए बोलिए। स्टीम से अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन कराओगे तो भैया मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। ठीक, अगर बात करूँ अब मैं आयरन की, तो आयरन भी वाटर से स्टीम के साथ रिएक्शन करने पे, वाटर का स्टीम फॉर्म से रिएक्शन करने पे तभी रिएक्ट करेगा। कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? Fe3O4, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, पक्का नोट कर लो बेटा। यहाँ पे ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन के लिए। घोल छान के पी जाओ। बोलिए कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, अब आइए देखते हैं कुछ और मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तो भाई बहुत ही लेस रिएक्टिव है। देखिए मेटल एक्टिविटी सीरीज में देखो बेटा, ये बहुत ही कम है। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते बच्चों। बोलिए समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लिख दें यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लिख लीजिए। क्या बता देता हूं मैं, चाहे आप पीबी लो, चाहे आप कॉपर लो, चाहे आप सिल्वर लो, चाहे आप गोल्ड लो। ठीक है, ठीक बच्चों, ये चारों मेटल्स में से आप कुछ भी लो। ये जो मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। चाहे वाटर खौलता हुआ लो, चाहे गर्म लो, चाहे स्टीम का फॉर्म लो, चाहे कोल्ड वाटर लो, किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्योंकि इनकी मेटल एक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था बहुत ही लोएस्ट पोजीशन है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है। क्लियर हुई बच्चों बात कि नहीं? बोलिए पक्का? अच्छा, अभी आपने जस्ट ऊपर देखा था क्या, पहली, ये हमारा पहला था। इस पे बेस्ड आपने अभी तक रिएक्शन देख ली। मेटल प्लस वाटर से रिएक्शन करने पे मेटल हाइड्रोक्साइड दे रहा था। ठीक है, कौन कौन दे रहा था मेटल हाइड्रोक्साइड, वो भी आपने देखा। और मेटल हाइड्रोक्साइड मिल सकता है या ऑक्साइड भी मिल सकता है, आपने देखा भी। अगर हम बात करें किसकी, बोलिए किसकी बात करें, एल्युमिनियम और आयरन की, एल्युमिनियम आयरन की बात करें, एल्युमिनियम आयरन जिंक की, तो उस केस में ऑक्साइड भी बन रहे थे मेटल के। क्लियर? अच्छा, ये सेकंड वाली रिएक्शन देखिए, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं वाटर से, मेटल की नहीं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं वाटर से, तो क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? आगे बढ़े कि नहीं? बोलिए। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखिए, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अब मैं लिखने जा रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहां पे मेटल ऑक्साइड लेते हैं, पहले मेटल से रिएक्शन करा रहे थे वाटर की, तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आपने देख लिया। अच्छा, अगर हम अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? वाटर से, तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, पक्का समझ गए? अच्छा, मेटल ऑक्साइड को बोले तो क्या होता है? ये हमारा बच्चों बेस ही तो है। बोलिए बोलिए, क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, ये देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा जो, वो भी क्या होगा? वो भी तो बेस ही होगा, हाँ या ना? अरे मेटल का ऑक्साइड हो चाहे मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, दोनों तो बेस होते हैं। चाहे Na2O हो मेटल का ऑक्साइड, चाहे मेटल का हाइड्रोक्साइड हो NaOH, दोनों तो बेस है बेटा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, मगर दोनों में डिफरेंस क्या अभी आपको पता चलेगा। आइए ध्यान से देखिए, देखिए अगर मैं यहां पे लेता हूं Na2O, जो कि हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम है। इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, तो बच्चों ये रिएक्ट करके हमको क्या देगा? ये हमको NaOH देगा। क्या देगा? NaOH देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। आहा, समझ गए? क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत? एक और देखते हैं जरा, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड लें K2O, ये भी मेटल ऑक्साइड है, इसकी भी रिएक्शन वाटर से कराते हैं,
तो क्या होगा, यहाँ पे भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, KOH, ये मिलेगा। अब नोट करने वाली बात क्या है, आप देखो आपने Na2O और K2O यानी कि मेटल ऑक्साइड को किसमें डाला है, वाटर में डाला है। तो देखिए ये सॉल्युबल हो गया है और सॉल्युबल होके क्या बना रहा है, बोलिए क्या बना रहा है ये, NaOH या KOH, इसी को बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। क्लियर। क्या NaOH KOH बेस नहीं है, हाँ बेस ही तो है, मगर सॉल्युबल बेस है, सॉल्युबल बेस है, उसको हम एल्कली बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। अभी एक बात लिखते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा और लिखिए, क्या लिखनी है आपको, ध्यान से देखिए। बेस विच आर soluble in water, चलिए, बेस विच आर soluble in water are called alkali। ठीक है, जैसे कि आपने देखा आपके पास बेस था Na2O K2O, ये बेस है, हाँ भाई बेस है, इसको हमने वाटर में सॉल्युबल किया, ये सॉल्युबल होकर के क्या बना रहा है, NaOH बना रहा है, KOH बना रहा है। तो ये जो सॉल्युबल बेस है, बोलिए सॉल्युबल बेस है हमारा, उसको क्या बोल रहे हैं, एल्कली। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, पक्का। या ये कह सकते हो सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। क्लियर। ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नोट करिएगा, ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ओनली Na2O और K2O को जब वाटर में मिलाओगे तो रिएक्शन होकर के एक सॉल्युबल बेस बनेगा NaOH KOH, जिसको हम एल्कली बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं पूछूं एल्कली का एग्जांपल क्या होगा, KOH होगा, NaOH होगा, ठीक है। क्लियर, बोलिए। अच्छा एक बात और, क्या, ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन एल्कली, सॉरी ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, पक्का। सारे के सारे बेस, जैसे तुम सोचो, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, ZnO ले लें, उसको वाटर में मिला दें तो फिर से बन जाए ZnOH होल ट्वाइस, तो भैया ये एल्कली नहीं होगा, ZnOH होल ट्वाइस, वो बेस तो है मगर एल्कली नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है, क्या क्या बेटा, ठीक है लिखिए जल्दी, ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, all bases are not alkali, but all alkali are bases। सारे बेस एल्कली होते हैं ये नहीं कहा, जो सॉल्युबल होते हैं बेस वही एल्कली होते हैं, समझ गए। तो हम ये कह सकते हैं ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, सारे के सारे बेस एल्कली नहीं होते, बट एल्कली आर बेस, एल्कली तो बेस रहेंगे ही ना भैया, ये थोड़ी ना कह दो वो बेस नहीं है। क्लियर, चलिए पक्का समझ गए बच्चों, बहुत अच्छे समझा दिया, आई होप ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए वीडियो में बने रहिए, लंबी हो गई है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा क्या मतलब है, आपको पढ़ना है बस, बने रहिएगा वीडियो में, इंजॉय कराते रहेंगे हम। पहली रिएक्शन देखिए यहाँ पे, दूसरी रिएक्शन ऑफ मेटल एसिड। अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या होगा, आइए देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर आपने कोई लिया तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, नहीं सॉल्ट प्लस वाटर थोड़ी ना मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो मेटल हमारे पास Mg है और एसिड हमारे पास कौन सा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बना, सॉल्ट MgSO4 सॉल्ट बना, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस। पहली बात ये जानिए जो यहां पे ऑब्जर्वेशन होगी इस रिएक्शन की, बोलिए OBS मतलब ऑब्जर्वेशन, अरे यार सही से लिख, हाँ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, H2 गैस होगी, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक, ऑब्जर्वेशन है। क्लियर, अच्छा एक बात हो गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या,
हमारे पास अगर मान लो H2SO4 ना होके कोई दूसरा एसिड हो गया, मान लो जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल है Mg, इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी, तो ये HCl से भी रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2HCl, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए हो क्या रहा है, जो मेटल है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर करके बोलिए अपना बैठ जा रहा है और MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। अच्छा, याद है कि नहीं याद है आपको, एसिड से कौन मेटल रिएक्ट कर पाएगा, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। इसका मतलब ये जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होगा वही तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाँ या ना, बोलिए। अच्छा, तो चलिए पहले हम सबसे पहले एक बार फिर से लिख देते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। अब हम सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, एक नॉर्मल अंदाजे में लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन था, इसको हम बेस मान के क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसके ऊपर क्या होता था, बोलिए, पोटेशियम होता था, सोडियम होता था, कैल्शियम होता था, फिर मैग्नीशियम होता था, उसके बाद एल्युमिनियम होता था, जिंक होता था, ठीक है। इसके नीचे कौन होता था, कॉपर होता था, Ag होता था और Hg होता था, बोलिए, सॉरी एक सेकेंड चला गया कुछ, हाँ, इसके नीचे क्या होता था हमारा Cu के नीचे, H के नीचे क्या होता था, Cu होता था, Ag होता था, Hg होता था और क्या होता था, Au होता था, ठीक है, ये सब होते थे। अब देखिए एक बात, अगर आपको मेटल की रिएक्शन H2 यानी कि एसिड से करानी है, ठीक है, तो वो मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन तभी इवॉल्व करेगा, तभी हटाएगा या रिलीज करेगा तभी जब वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है, कोई मेटल किसी दूसरे एलिमेंट को तभी डिस्प्लेस करेगा जब वो एक्टिविटी सीरीज में उसके ऊपर आता है। तो जैसे आपने देखा हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, पहला रिएक्शन आपने देखा Mg देखिए हाइड्रोजन के ऊपर है बेटा, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और अपना बैठ जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बोलिए पक्का। इधर देखिए क्या लिखा है, कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। अब वो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर हम कॉपर को लें, इसकी रिएक्शन HCl से कराएं तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो कॉपर है और हाइड्रोजन, देखिए कॉपर यहाँ पे जाएगा जरूर, इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, हाइड्रोजन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, ठीक है। Mg देखिए यहाँ पे Mg है, ऊपर वाली रिएक्शन देखिए जरा, Mg और हाइड्रोजन, Mg जाएगा H को हटा देगा, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर आता है, इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लियर। तो वो मेटल्स जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है वही एसिड से हाइड्रोजन रिलीज कर पाएंगे, इवॉल्व कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई, तभी रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी, पक्का। बोलिए समझ गया। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, हाँ, अब एक बात और लिखिए कि यहाँ पे, इसका मतलब आप समझ गए होगे, अगर आप एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, चाहे आपके पास H2SO4 हो चाहे HCl हो, तो उस केस में हमारा मेटल हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, बट वो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए बस, ठीक है, पक्का। Cu की जगह अगर हम यहाँ पे HCl से रिएक्शन कराते Ag की तो भी ना होती, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन के नीचे है, Hg ये भी नीचे है, गोल्ड की ये भी नीचे है, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर बच्चों, बोलिए। अच्छा, अब आइए जरा बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, जिससे क्वेश्चन बनेगा बोर्ड का। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ, H2 गैस इज नॉट इवॉल्व, H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या, नाइट्रिक एसिड। H2 गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, यानी कि
हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा HNO3 से। क्या सारे मेटल? देखते हैं कौन कौन से वो मेटल हैं। बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर। जो H2 गैस प्रोड्यूस होगी, मेटल वो रिलीज तो करेगा हाइड्रोजन को, मगर वो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो वापस किसमें हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में, वाटर में, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O, NO या NO2, बट Mg Mn react with dilute नाइट्रिक एसिड HNO3 टू इवॉल्व द गैस। इवॉल्व द गैस यानी कि कौन सी गैस भैया? H2 गैस। अच्छा, इसका मतलब क्या है भैया? अरे मजेदार बात आ गई क्या? आइए देखिए क्या, अगर हम यहाँ पे Mn और HNO3 की रिएक्शन कराएं तो उस केस में डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराएं, बोलिए क्या है? डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराएं मैग्नीज यानी कि Mn और नाइट्रिक एसिड की, तो यहाँ पे Mn क्या बनेगा? NO3 बनेगा। Mn पे चार्ज कितना होता है? +2, तो क्या हो जाएगा Mn? एक सेकेंड, प्लस H2 गैस बनेगी। ठीक बच्चों, बोलिए। रही बात बैलेंसिंग की, वो आप तो कर लोगे, बोलिए पक्का? H2 गैस देखिए फॉर्म हो रही है, मगर अगर यहीं Mn लिया मैग्नीज, या हम अगर क्या ले लें Mg, उस केस में भी हम देखेंगे Mg हमारा HNO3 में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, तो क्या बनेगा? MgNO3, एक तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, बोलिए सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? देखिए वाटर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो देखिए चाहे Mn हो चाहे Mg हो, दोनों लोग HNO3 से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, इवॉल्व कर सकते हैं। मगर इनके अलावा कोई मेटल लोगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, तो ये HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि भाई HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन गैस जो बनेगी अदर मेटल से, जो अदर मेटल जैसे इनके अलावा Mg और Mn के अलावा कोई मेटल अगर आपके पास है, उससे रिएक्शन करा रहे हो HNO3 से, तो देखिए H2 तो बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी तो, मगर वो इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो H2 गैस वापस दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगी वाटर में। HNO3 कर देगा किसका ऑक्सीडेशन? H2 गैस का, किसमें? वाटर में। तो यहां पे आपको वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्लियर? हाइड्रोजन गैस कौन दे पाएगा? सिर्फ Mn और Mg दे पाएगा विथ HNO3। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? बोलिए, समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं। क्या? मैं बता देता हूं आपको। क्या अगर मैं बात करूं यहां पे मैग्नीज की, वेरी इंपॉर्टेंट नोट था मेरा, कहाँ गया वो? एक पॉइंट और है जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? हाँ, अगर आप किसी अदर मेटल की, देखिए लिखे हैं, देखिए अगर आप कोई अदर मेटल लेते हो, अदर मेटल्स एक्सेप्ट Mn और Mg, इनके अलावा कोई मेटल लेते हो और उसकी रिएक्शन किससे कराते हो? HNO3 से कराते हो। तो देखिए पहले आप सोचोगे, देखिए क्या बन रहा है रिएक्शन में? सॉल्ट और हाइड्रोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक तो सॉल्ट बनेगा बच्चों, हाँ या ना? और हाइड्रोजन गैस जो बनेगी बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस बनी नहीं रहेगी, ये वापस किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगी? बोलिए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें? H2O में। क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। कौन करेगा इसका ऑक्सीडेशन? HNO3 करेगा, क्योंकि हमारा HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक सेकेंड, स्पेलिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक बच्चों,
इसलिए क्या करेगा ये HNO3 जो H2 गैस प्रोड्यूस होगी उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2O में, वाटर में। तो यहाँ पे वाटर मिलेगा। अगर आपने कोई अदर मेटल ले लिया है और HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो तो हाइड्रोजन ना मिलकर के वाटर मिलेगा प्रोडक्ट में। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए? क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं। बोर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट। अच्छा, इसकी ये रहने दो, इधर देखो नीचे डायरेक्ट एग्जांपल देखो। अब आपको पता है क्या ऊपर लिखा है, देखिए, लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन और अ मोल्टेन फॉर्म। रिएक्शन को देखिए, Fe और CuSO4 है हमारे पास। बोलिए, हमारे पास सॉल्ट है कॉपर सल्फेट का और मेटल है आयरन का। अब इस कॉपर सल्फेट में से ये Cu को हटाएगा कौन? आयरन। आयरन Cu को तभी हटा पाएगा जब ये मेटल एक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर हो। तो आपने देखा भी था, कॉपर से ऊपर होता था हमारा कौन? आयरन। देखिए, जो हमारा कॉपर होता था उसके ऊपर आता था कौन? आयरन। तो ये मोर रिएक्टिव हुआ, हाँ या ना? मोर रिएक्टिव। तो क्या होगा, ये यहां से कॉपर को हटा करके अपना बैठ जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या? आयरन सल्फेट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, पक्का समझ गए? आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, पक्का पक्का पक्का। अब एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, क्या? देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, आयरन नेल, बेटा लोहे की कीली, ठीक है, डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, क्या? सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है नोट करिएगा। अब आपको पता होना चाहिए, एक सेकंड, क्या? इसको जरा नीचे कर लो। अब आपको पता होना चाहिए, जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों वो ब्लू कलर का होता है और जो आयरन सल्फेट होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, ब्लू से ब्राउन हो गया है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी ब्लू कलर गायब होता जाएगा, ब्राउन कलर बनता जाएगा। किसके वजह से? कॉपर नहीं, आयरन सल्फेट की वजह से। तो ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या होगी बच्चों, बताइए? ब्लू से ब्राउन, वो भी कैसा ब्राउन? रेडिश ब्राउन, पूरा नाम। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। क्लियर? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का। पक्का समझ गए? बोलिए बच्चों। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक रिएक्शन लिखता, क्या? इस बार मैं कॉपर मेटल ले लेता हूं और इस बार सॉल्ट मैं किसका लेता हूं? आयरन का सॉल्ट लेता हूं, FeSO4 का सॉल्ट लेता हूं। तो क्या होगा बच्चों? तो इस केस में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन के नीचे आता है कॉपर, तो इसकी रिएक्टिविटी कॉपर की कम होगी, तो ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो रिएक्शन ही नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कुछ नहीं होगा। बोलिए, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पे आपने क्या लिया होगा? आयरन सल्फेट लिया होगा। आयरन सल्फेट का कलर कैसा है? पहले से ब्राउन है। तो ब्राउन कलर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम। तो ब्राउन कलर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी। पक्का? FeSO4 में से Fe नहीं हटेगा क्योंकि कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में। क्लियर?
बोलिए, पक्का समझ गए? बोलिए बच्चों। ठीक है, चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम सॉल्ट ऑफ FeSO4। आयरन सल्फेट के सॉल्ट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि लिख लीजिए चाहे तो रीजन, बिकॉज कॉपर इज बिलो द आयरन इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज, दैट्स वाई कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, चलिए ये रीजन लिख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। बढ़े आगे। अब आइए देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज कह लो या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कह लो या मेटल एक्टिविटी सीरीज कह लो, कुछ भी कह लो, इस सीरीज में आप देख रहोगे जैसे जैसे नीचे जाओगे, ठीक है, पहले तो याद कर लो बेटा, आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और नीचे वाले पीटी जैसे दिख रहा है आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। पक्का? अच्छा, बढ़े आगे। ये सीरीज याद कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताई है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताई थी मगर हाँ उससे लगभग सेम थी, कुछ एलिमेंट्स ऊपर नीचे हो गए, चल जाएगा काम। बोलिए, एक चीज और याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन के कौन से ऊपर मेटल्स आते हैं और कौन से हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप एसिड वाली रिएक्शन कराओगे ना मेटल की, तो आपको पता होना चाहिए कौन से मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन में से, HCl में से। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। अब आइए बच्चों देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन विथ वाटर, तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती, नो वाटर नो रिएक्शन। ठीक है, देखिए रिएक्शन विथ वाटर करोगे तो क्या मिलेगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, नो रिएक्शन होगी। रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो देखिए अगर आप दो नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हो, H2 और Cl2 दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो क्या बनेगा, 2HCl बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हो नॉन मेटल की, जैसे H2 और S सल्फर, तो क्या मिलेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। क्लियर? नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्राइड। ठीक है, और एक बात याद रखना बच्चों, H2S की स्मेल कैसी होती है, रॉटेंट एग स्मेल होती है, रॉटेंट एग स्मेल होती है। ठीक है, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह खुशबू होती है। ठीक बच्चों, लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन बन सकती है, बहुत बदबूदार रहती है खुशबू। बोलिए, समझ गए? अच्छा, अभी एक चीज़ और, एक बात और देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ, एक सेकेंड इसकी जगह बना ले थोड़ा, एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, O2। O2 से रिएक्ट करने पे क्या होगा बताइए। जैसे हमारे पास कोई कार्बन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, CO2 बनेगा। ठीक है, सल्फर है तो उसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। नाइट्रोजन, बोलिए, N से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। अब आप ये देख पा रहे हो जो ये क्या बन रहा है, देखिए एक सेकंड, जो आप देख पा रहे हो बेटा, CO2, NO2 और SO2, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक, क्या बनेगा, नॉन, अरे भाई जगह नहीं बचेगी, रुक जाओ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है,
और एक बात याद रखिएगा बच्चों, जैसे आपने देखा था मेटल की रिएक्शन कराते थे ऑक्सीजन से तो क्या बनता था, मेटेलिक ऑक्साइड बनता था, और वो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी एसिड से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, मैंने आपको दिखाया भी था ऊपर। और यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की तो ये क्या होंगे, ये एसिडिक इन नेचर हैं। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, एसिडिक नेचर के हैं। कहोगे अब हमें नहीं पता, हम कैसे मान लें एसिडिक नेचर के? तो एक एग्जांपल देख लो, कौन सा ले लें? H2SO। मान लो हमारे पास NO2 है, हमने एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले ली NO2 और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? वाटर से, प्लस H2O। किससे रिएक्शन कराई? वाटर से। तो देखिए अब क्या मिलेगा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो आपको दिख रहा है NO2 वाटर से रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा? एक एसिड बना लेगा, एक एसिड बनाएगा। क्या? HNO3, नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब यह है कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पे कोई कंपाउंड अगर हमको एसिड दे रहा है तो उसका मतलब क्या? वो एसिडिक इन नेचर होगा। नहीं समझे? पक्का बोलिए भाई, बोलिए, समझ गए? तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। पक्का ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। फिर बोल देता हूं, ठीक है? पक्का बेस हमारे दो तरह के हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड या उसके हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड दोनों बेस हैं, क्लियर? और वो हमारे ऑक्साइड, सॉरी, वो मेटेलिक ऑक्साइड कह लो या बेस कह लो, द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दैट आर नोन एज एल्कली। यानी कि जैसे NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस एल्कली नहीं है, ठीक है? वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है? बोलिए। अब आते हैं, देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का, वो है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बेटा, ये जो सुनार उनार होते हैं उनके पास एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है? जब भी आप किसी गोल्ड आइटम्स को या सिल्वर आइटम्स को बेचने जाओगे, जनरली गोल्ड उसके लिए हेल्प होता है, उसकी टेस्टिंग के लिए कि ये ओरिजिनल गोल्ड है कि नहीं है। अब कैसे पता करते हैं वो? बाय यूजिंग द सॉल्यूशन एक्वारेजिया, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HCl एंड कंसनट्रेट HNO3 इन रेशियो 3:1। यानी कि अगर आप 3 बोतल HCl ले रहे हो तो 1 बोतल HNO3 लेना पड़ेगा 3:1 के रेशियो में, समझ गए? तब ये जाके मिक्सचर बनेगा। इट कैन डिजॉल्व द गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है? एक्वारेजिया इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 2 एसिड। पक्का एक्वारेजिया हो गया। एक मिनट देख लें, सब कुछ कंप्लीट कर दिया मैंने। NCERT सामने रखा रहता हूं ताकि कोई भी पॉइंट आपका NCERT का मुझसे ना छूटे। देखने का रीज़न यही है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, पूरी प्रोवाइड करें। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया। पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके बाद पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ये सारी बातें करेंगे। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नोट्स को खुद से लिखिएगा, रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग।